नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकही। साल था 1965। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। देश में अनाज का भारी संकट खड़ा हो गया। तब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से एक खास अपील की थी। उन्होंने कहा था कि हर हिंदुस्तानी हफ्ते में एक दिन उपवास रखे और इसके लिए सोमवार को चुना गया। कहते हैं कि देशवासियों ने अपने प्रधानमंत्री की बात बहुत शिद्दत से मानी थी और इसे शास्त्री व्रत कहा गया। लेकिन शास्त्री जी को अपने ही देश के लोगों से एक वक्त भूखे रहने के लिए क्यों कहना पड़ा? यह मामला सिर्फ थोड़ा सा अनाज बचाने तक सीमित नहीं था। इसके पीछे की कहानी बहुत गहरी और कूटनीतिक थी। दरअसल उस वक्त भारत अपने अनाज के लिए अमेरिका के PL 480 समझौते पर बहुत ज्यादा निर्भर था। इस समझौते के तहत भारत को बड़ी मात्रा में अमेरिका से अनाज खरीदने और दुर्लभ विदेशी मुद्रा खर्च करने के बजाय अपनी स्थानीय मुद्रा यानी भारतीय रुपए में भुगतान करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन भारत पाक युद्ध के दौरान अमेरिका ने इसी अनाज की सप्लाई को रोकने की धमकी देकर भारत पर अलग अलग मुद्दों पर कूटनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। शास्त्री जी अमेरिका के दबाव के आगे झुकना नहीं चाहते थे। उपवास की वो अपील उसी विदेशी दबाव को तोड़ने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति थी। आज ठीक 6 दशक बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। 10 मई को तेलंगाना के सिकंदराबाद में PM मोदी की रैली हुई। वहां उन्होंने जो बातें कही वो किसी इमरजेंसी सायरन से कम नहीं थी। प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि कोरोना इस सदी का सबसे बड़ा संकट था। अब अमेरिका और ईरान की जंग इस दशक की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है। इस मुश्किल हालात से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों के सामने 7 खास गुजारिशें रखी हैं। उन्होंने कहा कि अगले 1 साल तक शादियों या त्योहारों में सोना खरीदने से बचें। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए अपनी गाड़ियों की जगह मेट्रो या बस का इस्तेमाल करें, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। दफ्तरों में फिर से वर्क फ्रॉम होम शुरू किया जाए। इसके साथ ही गैर जरूरी विदेशी यात्राएं टालने, स्वदेशी सामान अपनाने, खाने के तेल का कम इस्तेमाल करने और खेतों में जैविक खाद अपनाने को कहा गया है। इस अपील का मकसद देश का पैसा देश में ही रोकना है। आज हमें पेट की भूख नहीं, अपनी ईंधन की भूख को कंट्रोल करने की जरूरत आ पड़ी है। 1965 में जो काम अनाज कर रहा था, आज वही काम कच्चा तेल और विदेशी मुद्रा कर रही है। जब देश का मुखिया जनता से तेल का इस्तेमाल कम करने और बेवजह सफर न करने की गुजारिश करता है, तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ बहुत गंभीर संकट चल रहा है। इसकी असली वजह समझने के लिए हमें वित्त मंत्रालय की ताजा मासिक रिपोर्ट देखनी होगी। 29 अप्रैल को आई इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत इस वक्त दोराहे पर खड़ा है। देश के अंदर मांग बहुत मजबूत है, लेकिन बाहर की दुनिया में भारी उथल पुथल मची है। रिपोर्ट इशारा कर रही है कि अमेरिका ईरान जंग के बीच महंगे तेल का बोझ अब आम लोगों के कंधों पर आना तय है। दुनिया भर में तेल के दाम आग लगा रहे हैं और हमारे देश की सरकारी तेल कंपनियां ये घाटा अपने सर ले रही हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने माना है कि सरकारी कंपनियों को रोजाना 1000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन ये कंपनियां वो नुकसान आखिर कब तक झेल पाएंगी? देखा जाए तो इतने बड़े घाटे को कोई भी देश लंबे समय तक नहीं सह सकता। इसी वजह से सरकार को अब अचानक कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। 13 मई को सरकार ने सोने और चांदी पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2024 के बजट में इसे घटाकर 6% किया गया था। इस फैसले के बाद सोने के दाम बढ़ गए हैं। लोग इस झटके को समझ ही रहे थे कि 15 मई को एक और बड़ा झटका लग गया। पेट्रोल और डीजल के दामों में 3-3 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। कई शहरों में CNG के रेट भी ऊपर चले गए हैं। ईंधन का यह संकट कितना विशाल है, इसका अंदाजा आप कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय दामों से लगा सकते हैं। जंग शुरू होने से पहले 27 फरवरी को कच्चा तेल $67 प्रति बैरल पर था। अब वो $160 के पार चला गया है। यह करीब 60% का भारी उछाल है। इतने दिनों तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े तो इसका पूरा नुकसान सरकारी कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम इन्होंने उठाया। अप्रैल से जून वाली तिमाही में इन तीनों कंपनियों को मिलाकर 1,20,000 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान है। इन कंपनियों की कुल नेटवर्थ अभी करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए है। अगर ये घाटा अगले 6 महीने ऐसे ही चलता रहा तो इनकी नेटवर्थ शून्य हो सकती है।
आसान भाषा में कहें तो ये विशाल कंपनियां कागजों पर दिवालिया हो जाएंगी। इसी दिवालियेपन से बचने के लिए कंपनियों को पेट्रोल पर 16 रुपए और डीजल पर 17 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाने की जरूरत है। दाम बढ़ने का गणित आपके घर का बजट हिला सकता है। मान लीजिए पेट्रोल के दाम 15 रुपए बढ़ जाते हैं और अगर आप हर महीने 50 लीटर पेट्रोल खर्च करते हैं तो 750 रुपए ज्यादा खर्च होंगे अब आपके। इसके साथ ही बच्चों की स्कूल बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया अलग से 10 से 15% तक बढ़ जाएगा। और ये असर सिर्फ सफर तक सीमित नहीं रहेगा। हमारे देश में 70% माल ढुलाई ट्रकों के जरिए होती है। खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और सिंचाई के पंप भी डीजल से चलते हैं। जब डीजल 15 रुपए महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट और खेती का खर्च भी आसमान छुएगा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सदस्य शैलेंद्र गुप्ता के मुताबिक पेट्रोल डीजल के संकट की वजह से पहले से ही 10% गाड़ियां नहीं चल रही हैं। अगर तेल की कीमत और बढ़ी तो 30% ट्रक रुक जाएंगे। ट्रकों के रुकने से आपके घर तक पहुंचने वाली सब्जियां, फल, दाल और अनाज के दाम बेतहाशा बढ़ जाएंगे। महंगाई की आग सिर्फ बाजार तक नहीं रुकेगी, ये खेतों तक भी पहुंच रही है। जून और जुलाई के महीने में खरीफ की फसल के लिए देश को 39 मिलियन टन खाद की जरूरत होती है। चिंता की बात यह है कि अभी हमारे गोदामों में इसका सिर्फ आधा स्टॉक ही मौजूद है। खाद में यूरिया, डीएपी और पोटैश का इस्तेमाल होता है। यूरिया बनाने के लिए नेचुरल गैस की जरूरत होती है, लेकिन आपको पता है अमेरिका और ईरान की जंग के कारण समंदर का रास्ता बंद है। हॉर्मुज से जहाज निकल नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही रूस और मोरक्को से आने वाले कच्चे माल के ट्रांसपोर्ट में भी रुकावटें आ रही हैं। सप्लाई चेन टूटने से खाद की कमी का डर पैदा हो गया है। अगर किसानों को समय पर खाद नहीं मिली तो अनाज का उत्पादन गिरेगा और खाने पीने की चीजें आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगी। भारत अपनी जरूरत की चीजें जुटाने के लिए इस वक्त कड़ा संघर्ष कर रहा है। जब हमारे देश में यह हालात बन रहे हैं तो सोचिए दुनिया के उन सभी देशों का क्या हाल हो रहा होगा जो अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हैं। बीते 2 महीने में कच्चे तेल के दाम बढ़ने के चलते 120 से ज्यादा देशों में दाम बढ़ाए जा चुके हैं। पाकिस्तान में 44%, अमेरिका में 42% और चीन में 31%। तो सबसे पहले उसी देश की बात करते हैं जो इस जंग का अहम हिस्सा है, यानी अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां बहुत आक्रामक हैं, जिसकी कीमत अमेरिकी जनता को चुकानी पड़ रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में कच्चे तेल के दामों में भारी उछाल आया है। यह आंकड़ा इसलिए हैरान करता है क्योंकि अमेरिका खुद तेल का बड़ा उत्पादक है। वहां महंगाई दर 8.4% तक पहुंच गई है। आम अमेरिकियों के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी रणनीतिक तेल भंडार के दरवाजे खोल दिए हैं। वहां से रिकॉर्ड स्तर पर तेल निकाला जा रहा है ताकि पेट्रोल पंपों पर दाम कम रखे जा सके। इसके बावजूद लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ने से वहां का हाउसिंग और फूड सेक्टर पूरी तरह से चरमरा गया है। अमेरिका तो चलिए फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो इस संकट को शायद झेल सकता है, लेकिन यूरोप का क्या होगा, जहां के हालात शायद सबसे ज्यादा खराब हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे यूरोप में महंगाई दर 11.2% के खतरनाक स्तर पर जा पहुंची है। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने यूरोप को पहले ही कमजोर कर दिया था। अब इस नए संकट ने उसे ऊर्जा की कमी के भयानक दौर में धकेल दिया है। यूरोप के कई देशों में गैस की भयंकर किल्लत हो गई है। जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े औद्योगिक देशों में केमिकल और स्टील की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। उद्योगों के रुकने से वहां डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का खतरा मंडराने लगा है। आम लोगों के घरों के बिजली और हीटिंग बिल पिछले साल के मुकाबले 3 गुना तक बढ़ गए हैं। कई यूरोपीय देशों में तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। यूरोप से निकलकर एशिया का रुख करते हैं। चीन दुनिया की फैक्ट्री कहलाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिसर्च बताती है कि चीन में भी तेल के दाम 31% बढ़ चुके हैं। वहां की खुदरा महंगाई दर 4.5% पहुंच गई है, जो उनके मानकों के हिसाब से बहुत ज्यादा है। आमतौर पर चीन में महंगाई दर 2 से 3% के बीच रहती है। उनके लिए सबसे बड़ी चिंता फैक्ट्रियों की बढ़ती लागत है। चीन की प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी माल बनाने की लागत 12.8% तक बढ़ गई है। इसका मतलब है कि चीन से आने वाला हर सामान अब महंगा हो गया है। इसके जरिए चीन पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ा रहा है। हालांकि चीन ने संकट को संभालने के लिए कुछ गुप्त रणनीतियां अपनाई हैं। उसने जंग के दौरान भी ईरान से तेल खरीदना जारी रखा, साथ ही वो रूस से भी तेल खरीद रहा है। इसके अलावा वो पिछले 2 सालों से जमा किए गए अपने तेल भंडार का इस्तेमाल भी कर रहा है ताकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग रुक ना जाए। अब एक नजर पाकिस्तान पर डालते हैं। वहां हालात किसी डरावने सपने जैसे हो गए हैं।
डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तेल की कीमतों में 44% का इजाफा हुआ है। वहां महंगाई दर 50% के पार जा चुकी है। यह आंकड़ा पाकिस्तान को दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई वाले देशों की सूची में रख देता है। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है। डॉलर की कमी के कारण वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कुछ भी नहीं खरीद सकता। वहां पेट्रोल के दाम 400 रुपए प्रति लीटर के पार चले गए हैं। ईंधन न होने से वहां भारी बिजली कटौती हो रही है। बुनियादी जरूरत की चीजें जैसे आटा और चीनी तक लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। दुनिया के इन सभी देशों का हाल देखकर साफ हो जाता है कि यह संकट किसी एक का नहीं है। अमेरिका अपनी ताकत के दम पर लड़ रहा है, चीन अपनी चालाकी से खुद को बचा रहा है, यूरोप महंगाई की ठंड में ठिठुर रहा है और पाकिस्तान बर्बादी की राह पर है। दुनिया भर में जो ये आर्थिक उथल पुथल मची है, उसे देखकर डर लगना लाजमी है। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो पता चलता है कि कोई नई बात नहीं है। जब जब दुनिया के किसी हिस्से में कोई बड़ी हलचल हुई है, उसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ा है। 1973 में हुई ऑयल क्राइसिस में जब अरब देशों ने तेल देने से मना किया था, तब भी दुनिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह क्रैश हो गई थी। इसके बाद 1979 की ईरानी क्रांति और फिर 1990 के खाड़ी युद्ध ने भी बिल्कुल ऐसे ही हालात पैदा किए थे। इन तीनों मौकों पर तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थी और बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे। इसी तरह 2013 में जब हमारी अपनी अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही थी, उस समय डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा था और देश का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा था। हालात इतने गंभीर हो गए थे कि तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को जनता से अपील करनी पड़ी थी। उन्होंने कहा था कि लोग कुछ समय के लिए सोना खरीदना बंद कर दें। उस वक्त भारत सबसे ज्यादा सोना बाहर से खरीद रहा था। आज की तस्वीर भी 2013 वाली ही है। इतिहास गवाह है कि जब भी विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता है तो उसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। तो अब सवाल यह है कि क्या हम इस आने वाले तूफान के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? जब कोई बहुत बड़ा संकट होता है तो सुधार की शुरुआत हमेशा सबसे ऊपर से होनी चाहिए। इस बार हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। दशकों से चले आ रहे वीआईपी कल्चर में बहुत बड़ा और हैरान करने वाला बदलाव देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े राजनेताओं ने अपने खर्चे और अपने बड़े बड़े काफिले कम करने शुरू कर दिए हैं। सबसे बड़ी मिसाल खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पेश की है। उन्होंने काफिले में चलने वाली गाड़ियों की संख्या को 50% तक कम कर दिया है। दिल्ली में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ सफर करते दिखे थे। प्रधानमंत्री की तरह गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने सुरक्षा काफिले को आधा कर दिया है। ये कदम बताते हैं कि ईंधन बचाना इस वक्त देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है और इसमें विपक्ष भी साथ दे रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर बिना किसी सुरक्षा एस्कॉर्ट के खुद कार ड्राइव करते हुए नजर आए। राज्य सरकारें भी इस बदलाव में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बड़े कदम उठाए हैं। इन दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों के काफिले में चलने वाली गाड़ियों की संख्या आधी कर दी गई है। वहीं दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकारों ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर 1 साल के लिए पाबंदी लगा दी है। दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक और पेट्रोल खर्च कम करने के लिए एक और बड़ा नियम लागू किया है। दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सड़कों पर कम गाड़ियां उतरें और ईंधन की खपत को कंट्रोल किया जा सके। साथ ही अगले 6 महीने तक किसी भी सरकारी विभाग में नई गाड़ी खरीदने पर रोक लगा दी गई है ताकि जनता के पैसे का सही इस्तेमाल हो सके। इस आर्थिक अनुशासन का असर सरकारी कामकाज के तरीके पर भी पड़ा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान की सरकारों ने निर्देश जारी किया है कि अब अधिकारियों की सभी बैठकें और सेमिनार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे। नेताओं का जनता के बीच जाकर उदाहरण पेश करना भी बहुत मायने रखता है। यूपी सरकार ने सभी मंत्रियों और विधायकों से कहा है कि वह हफ्ते में कम से कम 1 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करें, जिसके चलते कई मंत्री और नेता अपनी महंगी गाड़ियां छोड़कर स्कूटी और ई-रिक्शा में दफ्तर पहुंचते दिखे। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी एक आम यात्री की तरह बस में सफर करते दिखाई दिए। सरकार और सिस्टम की ये कोशिशें तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ थोड़ा पेट्रोल और पैसा बचाने से इतने बड़े तूफान को रोका जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। हमें संकट से बचाने वाला असली हथियार कुछ और ही है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी अर्थव्यवस्था है, जो दुनिया के दूसरे बड़े देशों से बहुत अलग है। भारत की 70% मांग देश के अंदर से ही आती है। आसान शब्दों में कहें तो हम जो भी सामान बनाते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा हम खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं। हम अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए दुनिया पर निर्भर नहीं है। यही घरेलू मांग हमारे लिए मजबूत ढाल का काम कर रही है और हमें इस ग्लोबल सुनामी में डूबने से बचा रही है। तो समझ लीजिए, इस समय मेक इन इंडिया हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
सरकार और अर्थव्यवस्था अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी बारी है। आपको अपना इमरजेंसी प्लान तैयार करना होगा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट स्वाति कुमारी का कहना है कि ये समय बहुत समझदारी दिखाने का है, बेवजह पैसे उड़ाने का नहीं। मनी कंट्रोल में छपी उनकी सलाह के मुताबिक सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड बढ़ा लें। नई कार खरीदने या विदेश घूमने जैसे बड़े खर्चों को फिलहाल टाल दें। इसके अलावा अपना और अपने परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस कवर बढ़ा लें, क्योंकि मुश्किल वक्त में बीमारियां सबसे ज्यादा आर्थिक चोट पहुंचाती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि किसी को डरने की तो जरूरत नहीं है। 1965 का वो दौर याद कर लीजिए जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। तब लोगों ने एक दिन का उपवास रखा था। आज हमें भूखा नहीं रहना है, हमें सिर्फ थोड़े आर्थिक अनुशासन की जरूरत है। आज की लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि हमारी समझदारी से लड़ी जानी है। अगर हम अपने पैसे सोच समझकर खर्च करेंगे, संसाधनों को बचाएंगे और देश के साथ डटकर खड़े रहेंगे, तो यकीन मानिए ये मुश्किल वक्त भी बहुत आसानी से गुजर जाएगा। आज से, अभी से आप अपनी जीवन शैली में कौन कौन से बदलाव लाकर पैसे और संसाधनों की बचत कर सकते हैं, सोचिए और अपने आइडियाज हम सबके साथ शेयर भी कीजिए।